वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम हमारे हिस्ट्री के चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले हमने डिस्कस किया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इससे पहले हमने डिस्कस किया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सत्याग्रह हमने सीखा। इसके अलावा हमने सीखा रोलेट एक्ट के बारे में। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के इफेक्ट हमने देखे रूरल एज वेल एज इन अर्बन एरियाज। आज हम चलेंगे सिविल ओबीडियंस, सविनय अवज्ञा। ये क्या था, इसका ग्राउंड क्या थी, किस तरह से ही सिचुएशन एमर्ज हुई, क्या इसके कंसेक्वेंसेज रहे, वो सब चीजें हम डिस्कस इसमें कर लेंगे। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को सीखने से पहले हमें कनेक्ट करना पड़ेगा इसको। तो प्रीवियस वीडियो में हमने लास्ट जो इंसिडेंट डिस्कस किया था दैट इज चोरा चोरी। हमने क्या डिस्कस किया था? चोरा चोरी में हुआ क्या था? इसमें क्या हुआ था? चोरी चोरा है न कि चोरा चोरी में हुआ क्या था? 1922 फरवरी में पुलिस स्टेशन पर क्या कर दिया था? पुलिस स्टेशन पर जो एजिटेटर थे उन्होंने क्या किया? अटैक कर दिया। किस पर? पुलिस स्टेशन पर। और उसमें कुछ पुलिस वाले जलकर मर गए थे। तो ये सारी घटनाएं या इस तरह की छोटी मोटी घटनाएं देश के अलग अलग कोनों में हो रही थी। और मैंने आपको बताया था कि गांधी जी के जो आदर्श थे, जो प्रिंसिपल थे या सत्याग्रह के जो प्रिंसिपल थे, उनमें नॉन वायलेंस सबसे, और एक था सत्य और अहिंसा। दो उनके वो क्या थे? अभी बोले हथियार थे, और इनमें किसी प्रकार के वो समझौता नहीं कर सकते थे। जब इस तरह की घटनाएं चोरी घटना सामने उनके पास आई तो उन्होंने अपना जो प्रीवियस मूवमेंट था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, उसको क्या कर दिया इन्होंने? स्थगित कर दिया। क्या कर दिया उन्होंने? स्थगित कर दिया, या आप ये बोलो इससे उन्होंने विड्रॉ कर दिया। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इतने बड़े लेवल पर लोग साथ दे रहे थे, नॉन कोऑपरेशन की जो पॉलिसी थी उसको अडेप्ट कर रहे थे, फिर गांधी जी ने क्यों कर लिया? तो उसका रीजन मैंने आपको बताया, क्योंकि गांधी जी नहीं चाहते थे कि किसी प्रकार की नॉन वायलेंस वहां आए। इसके अलावा कुछ कारण और थे। मोमेंट वायलेंट हो रहा था, ये मैंने आपको बता दिया कई जगह। इसके अलावा सत्याग्रही जो थे उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं थी। लैक ऑफ ट्रेनिंग टू द सत्याग्रही। तो ये इसमें एक दिक्कत था, प्रॉपर ट्रेनिंग उसमें नहीं थी। इसके अलावा विद इन कांग्रेस, क्योंकि हमने अच्छे से सीखा था कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का जो प्रपोजल था वो 1920 के दिसंबर के नागपुर अधिवेशन में उसको एडप्ट किया गया था। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस में भी, यानी उसके अंदर भी कुछ सम लीडर्स वो क्या चाहते थे? सम लीडर्स वांट टू पार्टिसिपेट इन लेजिस्लेटिव
लेजिस्लेटिव इलेक्शन। यानी हमने पहले भी इसके ग्राउंड में सीखा था कि अंग्रेजों ने एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म के लिए कुछ काम किए थे। उनमें से थे लेजिस्लेटिव इलेक्शन बोलो या प्रोविंशियल जो इलेक्शन थे, प्रोविंशियल इलेक्शंस, ये मतलब होना तय थे 1920 से पहले। लेकिन अंग्रेजों ने जब देखा कि सारी घटनाएं हो गई, खिलाफत आंदोलन भी हो गया, इसके अलावा आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हो गया, उसके बाद में इन्होंने इन इलेक्शन को पोस्टपोन कर दिया। और फिर एक एक्ट आया था, इंपॉर्टेंट एक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसके अलावा फिर एक और आएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947, जिसको हम स्वतंत्रता का भी अधिनियम वो बोलते हैं। तो इसमें क्या था कि प्रोविंशियल इलेक्शन होना तय था। तो विद इन इंडियन नेशनल कांग्रेस कुछ लोग इन्होंने पार्टिसिपेट करना चाहते थे। वो चाहते थे कि हम एडमिनिस्ट्रेशन में रहकर हम इसमें सुधार कर सकते हैं। कैसे? कि जैसे हम एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा रहेंगे तो जो गवर्नमेंट रहेगी तो गवर्नमेंट में कुछ पार्टिसिपेशन होगा, भाई ज्यादा नहीं तो कुछ तो होगा, कुछ पार्टिसिपेशन उसमें होगा। तो हम इस तरीके से गवर्नमेंट पर या गवर्नर जनरल जो है, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, उस पर कुछ प्रेशर या कुछ दबाव हम बना सकते थे। तो इसके अलावा वो सोच रहे थे कि विद इन गवर्नमेंट हम अपोज कर सकते हैं किनको? ब्रिटिश पॉलिसीज को, कि ब्रिटिश पॉलिसी जो होंगी उनको हम क्या कर सकते हैं? अपोज कर सकते हैं। तो ये सब कौन सोच रहे थे? सम लीडर्स, कुछ जो नेता थे वो ये चीजें सोच रहे थे। इसके अलावा उनका मानना था कि एडमिनिस्ट्रेशन में रहकर ही हम अंग्रेजों को ये बता सकते हैं कि जो काउंसिल का फॉर्मेशन है या काउंसिल में जो रिप्रेजेंटेशन वो कैसा है? लेस है। इनका इंडियंस का। तो ये बातें हम वहीं रहकर बता सकते हैं। लेस कैसे है मैं आपको बता देता हूं। उस समय जैसे मानो 100 टोटल सीट थी, एग्जांपल मान रहे हैं ना, 100 सीट होती थी, तो उनमें इंडियंस के लिए मुश्किल से 15 से 20 सीट्स क्या होती थी? रिजर्व होती थी। बाकी सब सीटों पर कौन होता था? अंग्रेजों के रिप्रेजेंटेटिव। तो ये जो लेस रिप्रेजेंटेशन था, इसको बढ़ाने की जो सुनिश्चितता थी वो हम उसमें रहकर ही कर सकते हैं। इसी क्रम में 2 लीडर हुए, C.R. दास और दूसरे है आपके मोतीलाल नेहरू। नाम याद रखिएगा इनका। इन्होंने एक काम किया कि गवर्नमेंट उसके इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर ही इन्होंने क्या किया? विद इन INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इन्होंने क्या किया? एक पार्टी का निर्माण कर दिया, फॉर्म्ड स्वराज पार्टी। इंपॉर्टेंट, स्वराज पार्टी। अब ये स्वराज पार्टी की आइडियोलॉजी क्या थी? इनकी आइडियोलॉजी सेम इनसे मिलती थी। जो सम लीडर्स थे ये चाहते थे कि हम ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है इससे विड्रॉ कर जाएं और गवर्नमेंट के अंदर रहकर ही रिफॉर्म किए जाएं। ये चाहते थे रिफॉर्म विद इन गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट में रहते हुए एडमिनिस्ट्रेशन में। अब दूसरा पक्ष भी ऐसा था, कुछ लीडर ऐसे जो कि यूथ थे, यूथ लीडर। आप ये बोलिए यूथ लीडर। उस समय यूथ कौन कौन थे? आपके जवाहरलाल नेहरू, इसके अलावा आपके सुभाष चंद्र बोस। ऐसे जो लीडर थे वो चाहते थे
कि जो स्ट्रगल चल रहा है उसको आगे बढ़ाया जाए, जो स्ट्रगल है इसको बढ़ाया जाए, मास एजिटेशन किया जाए। मास यानी जो भी है इसको और भी इंटेंस करने की आवश्यकता है। यानी वो चाहते थे कि फुल इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज, याद रखिएगा, फुल इंडिपेंडेंस। एक क्वेश्चन बन गया, फुल इंडिपेंडेंस, फुल इंडिपेंडेंस का जो कंसेप्ट है वो कब आया? इसको बोला गया था पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज का कंसेप्ट कब आया? सिविल ओबीडियंस में नहीं आया। अभी हम इसका ग्राउंड डिस्कस कर रहे हैं। ये किसके तहत आया? आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इसकी एक प्रमुख अवधारणा थी, तो ये आप इसमें याद रख सकते हैं। इसके अलावा गांधी जी को जब ये पता लगा, गांधी जी ने जब, क्योंकि वो तो सब चीजें डिस्कस करते थे, तो उन्होंने ये जब इंटरनल डिबेट्स देखी, इंटरनल डिबेट्स। अब डिबेट कौन सी है आपको समझ में आ गया होगा। कुछ लोग तो पक्ष में थे, कुछ विपक्ष में थे। किसके? नेशनल कोऑपरेशन मूवमेंट के। अधिकतर जनता तो पक्ष में थी, कि जनता तो चाहती थी कि चलता रहे ऐसे ही, लेकिन फिर भी कुछ लीडर नहीं चाहते थे। फिर इसी समय ही इंटरनल डिबेट्स के समय ही एक इंपॉर्टेंट घटना हुई, इंटरनेशनल आपका डिप्रेशन, इकोनॉमिक डिप्रेशन। ये 1920s में आए। कब आए? 1920s में। अब जरा आप हिटलर वाला चैप्टर है वो याद कीजिए। हिटलर के समय में हमने जर्मनी की हालत पढ़ी थी। वहां ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन देखने को मिला था। लोग एक ब्रेड के लिए पूरी जो बड़ी गाड़ी है वो पैसे से भर के लेके जा रहे थे। तो ये सब समस्याएं 1920 से शुरू हुई। ऐसा नहीं है कि एक साल में डिप्रेशन आ जाता है। डिप्रेशन के लिए ग्राउंड बनना शुरू हुआ। कारण क्या रहा होगा इसका? जरा गैस कीजिए। आपने सही गैस किया। इसका कारण था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। तो आप वर्ल्ड वॉर फर्स्ट को यहां से कनेक्ट कर सकते हैं। देखो कैसे वर्ल्ड हिस्ट्री को आप इंडियन हिस्ट्री से हम कनेक्ट कर रहे हैं। तो वर्ल्ड वॉर वन की जो स्थिति थी या कंडीशन थी, उसकी वजह से इंटरनेशनल इकोनॉमिक डिप्रेशन आए। जो शुरू में हुआ क्या, एग्रीकल्चर प्राइस जो है, एग्री प्राइस, वो क्या हो गई? डाउनग्रेड, वो नीचे हो गई, फॉल हो गई। इससे हुआ क्या कि जो हमारा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन था, एग्री प्रोडक्शन, वो क्या होगा? स्टैग हो जाएगा, यार स्टैग्नेशन हो जाएगा उसका। अब स्टैग्नेशन होगा तो जो किसान है, फार्मर वर्ग है, या पीजेंट्री जो है, पीजेंट्री क्या करेंगे? उनके लिए तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि उनका तो पूरा इसी पे डिपेंड है सब कुछ। तो ये पीजेंट्री वर्ग डिप्रेशन में आ गया, क्योंकि उस समय मोर देन 70% लोग किसमें इन्वॉल्व थे? एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में या फार्मिंग एक्टिविटी में। आप बोल सकते हैं ज्यादातर लोग किसमें थे? फार्मिंग एक्टिविटी में। तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का क्या रिपरकशन हुआ ये आपको पता लगा। पर्टिकुलर पीजेंट्री की बात करें तो पीजेंट्री में हुआ क्या कि उनकी जो हार्वेस्टिंग, पोस्ट हार्वेस्टिंग जो प्रोडक्शन था, उसको उन्होंने अच्छे रेवेन्यू पे या अच्छे पेमेंट पे उन्होंने नहीं बेचा, तो उनकी इनकम क्या हो गई? लो हो गई। तो पूरा जो ग्रामीण क्षेत्र था, कंट्री साइड बोलो या रूरल जो एरिया था, वो क्या हो गया? कोलैप्स कर गया पूरी तरह से। इकोनॉमिक दृष्टि से हम देखें तो धराशायी हो गया। अब जब आप एजिटेशन कर रहे हैं या किसी प्रकार की एक्टिविटी में भाग ले रहे हैं, तो आपकी इकोनॉमिक कंडीशन तो होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि घर बार का काम छोड़कर आप
सब चीजें, सारे लोग उसमें चले जाएंगे, और ये भी तो निश्चित नहीं था कि कितने समय में ये हमें फुल इंडिपेंडेंस प्राप्त होगा। तो ये सब चीजों को देखते हुए गांधी जी ने इसको क्या किया, विड्रॉ कर लिया। अब चूंकि हम यहां पढ़ रहे हैं सिविल डिसोबीडियंस, सिविल डिसोबीडियंस, तो अभी तक जो हमने डिस्कस किया वो सारा था किसका, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के फीचर्स, कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स के क्या रिजल्ट थे, उस दौरान क्या घटनाएं हो रही थी, पढ़ क्यों रहे हैं कि सिविल डिसोबीडियंस क्यों एमर्ज हुआ, उसके हम बैकग्राउंड पढ़ रहे हैं। अब हुआ क्या, इसी क्रम में न्यू गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ। कहां, सोचिए, न्यू गवर्नमेंट इन ब्रिटेन, इन ब्रिटेन। अब जो नई गवर्नमेंट आई वो थोड़ी सी लिबरल हुई, वो थोड़ी कैसी थी, लिबरल। इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम जो हमारा कॉलोनियल जो क्षेत्र है, टेरिटरी है, उसमें हम कुछ रिफॉर्म करें, उनमें हम क्या करें, कुछ रिफॉर्म, उनमें कुछ सुधार लाएं। इन्हीं सुधारों की एक कड़ी में उन्होंने कमीशन का फॉर्मेशन किया, फॉर्मेशन द कमीशन। कमीशन कौन सा था, उस कमीशन का नाम था साइमन कमीशन, आप उसको बोल सकते हैं साइमन कमीशन। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, साइमन कमीशन 1927 से 1928 इस दौरान में हुआ। इसका उद्देश्य क्या था, इसके एम क्या थे, उन्होंने सर जॉन साइमन, इनका पूरा नाम था, इसका जो हेड था, जो एक कमीशन बना था, कमीशन में कुछ मेंबर्स होंगे, 7 मेंबर्स थे, इनके जो हेड थे उनका नाम था सर जॉन साइमन, इसीलिए उसको साइमन कमीशन बोला गया। साइमन कमीशन का एम क्या था, यदि हम एम की बात करें, उनका एम था टू एड्रेस द कंसर्न ऑफ नेशनलिस्ट, मतलब जो ये सब घटनाएं हो रही हैं, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो रहा है, सत्याग्रह हो रहा है और खिलाफत आंदोलन हो रहा है, इनके कंसर्न क्या है, इन सबको क्या करेंगे, ये एड्रेस करेंगे, मतलब ऐसी पॉलिसी लेके आएंगे ताकि लोग दोबारा से एजिटेशन ना करें। लेकिन इसमें हुआ क्या कि एक दिक्कत हुई, उससे पहले हम ये सीख लेते हैं कि जो एम जो है वो प्राप्त कैसे करेंगे, उनका तरीका क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस। अब भला हमारा तो कॉन्स्टिट्यूशन था ही नहीं, लेकिन अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इसमें क्या होता था कि वहां की पार्लियामेंट, कहाँ की, ब्रिटेन की, एक प्रपोजल रखती थी, एक बिल पास करती थी, छोटा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन आप उसको बोल सकते हैं, उससे यहाँ की पूरी जो एक्टिविटी है, अब ये मानो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल होता था। यानी यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होगा, ये वहाँ की सरकार समय समय पर तय करती थी, और उस समय लेटेस्ट जो एक्ट था वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो इनके हिसाब से ये कॉन्स्टिट्यूशन हुआ। तो इन्होंने सोचा कि हम इसमें कुछ चेंजेस करेंगे ताकि जो नेशनलिस्ट हैं उनके कंसर्न्स को क्या किया जा सके, एड्रेस किया जा सके, या उनका समाधान किया जा सके। लेकिन इसमें एक लूप होल्स हो गया, एक ड्रॉबैक हो गया। इसका ड्रॉबैक क्या था, ड्रॉबैक इसका ये था कि जो साइमन कमीशन था, साइमन कमीशन, इसमें एक भी इंडियंस नहीं था, नो इंडियंस। अब नो इंडियंस जब होंगे तो इंडियंस ने इसको क्या नहीं किया, इसको एक्सेप्ट नहीं किया, सॉरी, नो इंडियंस, तो इन्होंने नॉट एक्सेप्टेड, ये एक्सेप्ट नहीं हुआ।
जब साइमन कमीशन इंडिया में आया तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में लोगों ने इसका ब्लैक जो फ्लैग होते हैं, ब्लैक फ्लैग दिखाकर इसका क्या किया, बहिष्कार किया। और लोगों ने नारे लगाए, साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ, क्योंकि लोगों में ये चीज घर कर गई कि ये तो कुछ भी नहीं होगा। तो इससे आगे का जो पार्ट है हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी के इस वीडियो में इतना ही है। ब्लैक फ्लैग दिखाया, साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक, ये सब चीजें इसमें हुई। अब साइमन कमीशन गो बैक के दौरान क्या हुआ ये हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।